देश में आज जो लोग कमा रहे हैं वो अपना पैसा बैंक में रख ही नहीं रहे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आरबीआई गवर्नर खुद बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गवर्नर, ऐसे इंडियंस जिन्होंने टिपिकली अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा है, अब धीरे धीरे वो अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहे हैं। देखिए, अब अगर आप अपनी सैलरी अच्छे से स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप अपना एक्चुअल जो पैसा है वो इन्फ्लेशन से तेजी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग अपना सारा पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखने के बजाय मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे तो बैंक्स का क्या होगा? और इन सब से 2024 का बजट का क्या कनेक्शन है? देखिए, एलटीसीजी बढ़ा दिया बजट में, इंडेक्सेशन हटा दिया बजट में, एसटीसीजी बढ़ा दिया, क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, इसकी बात भी मैं आगे करूंगा, तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 2 मिनट में जान लेते हैं बैंक्स कमाते कैसे हैं। सिंपल वर्ड्स में, हम और आप जैसे लोग बैंक्स में अपना पैसा रखते हैं। बैंक्स हमें उस पर 3 से 4% तक का इंटरेस्ट देते हैं और इसी पैसे को यूज करके और लोगों को लोन दिया जाता है, जिसपे वो उनसे 9 से 20% तक इंटरेस्ट चार्ज करती है, राइट। और इसी बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक की कमाई होती है। अब ये जो लोन बैंक ने दिया है, इस पे अगर डिफॉल्ट होता है तो ये बैंक का रिस्क है। यही रिस्क उठाने के लिए तो बैंक कमा रहा है, राइट। अब अगर हम और आप जैसे लोग बैंक में पैसा रखना ही कम कर दें तो क्या बैंक लोन दे पाएगा और लोगों को? वेल, जब पैसा ही कम होगा बैंक के पास तो वो लोन भी कम दे पाएगा, राइट। लोन कम दे पाएगा तो बैंक का रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। अब समझते हैं सीडी रेशियो को, यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को। अगर बैंक में 100 रुपए का डिपॉजिट आता है और 70 रुपए का लोन जाता है तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी सीडी रेशियो हुआ 70%। अब अगर सीडी रेशियो बहुत कम हो जाता है, इसका मतलब यह है कि बैंक अपने डिपॉजिट्स के ऊपर लोन नहीं दे पा रहा है, यानी बैंक इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है। वो जितना रेवेन्यू कमा सकता है उससे कम रेवेन्यू कमा रहा है, राइट। यहीं पर अगर सीडी रेशियो यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो काफी ज्यादा है, इसका मतलब डिपॉजिट्स का काफी बड़ा हिस्सा लोन में जा रहा है, यानी अब बैंक रिस्की होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक्स ने जो लोन दिया है उसके ऊपर अगर डिफॉल्ट्स बढ़े, राइट, अगर किसी ने पैसा देने से मना कर दिया, बहुत सारे लोगों के पास पैसे की तंगी आ गई और वो पैसा नहीं दे पाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग एक साथ बैंक से पैसा निकालने आ गए, तो बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा। याद है ना यस बैंक का केस? आरबीआई के अकॉर्डिंग सीडी रेशियो अगर 75% से नीचे रहे तो बेटर है, हेल्दी है। मैक्स टू मैक्स अगर ऊपर जाना ही है तो 80% चला जाए तो भी ठीक है। एक बार क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी सीडी रेशियो का डेटा देखिए स्क्रीन पर। इसमें 2 बातें सामने निकल के आती हैं, राइट। पहला, एक तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है सीडी रेशियो आपका, राइट। और दूसरा, अभी लेटेस्ट में ये ऑलमोस्ट 80% टच कर चुका है। यहाँ पे आपको याद है आरबीआई ने बोला है 80% तो मैक्स है, यानी ये बिल्कुल एज पर पहुंच चुका है। बट ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी ये आरबीआई के रिकमेंडेड लिमिट के आसपास ही है, भले ही एज पे है। प्रॉब्लम ये है कि ये 80% नंबर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये इंडिया में सारे बैंक्स का एवरेज है, यानी कुछ बैंक्स का 80% से ज़्यादा होगा, राइट, और कुछ बैंक्स का 80% से कम होगा। यहाँ पर आती है प्रॉब्लम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब का सीडी रेशियो यानी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100% के ऊपर है। यानी इनके पास जितने डिपॉजिट्स हैं, इन्होंने इससे ज़्यादा इस पर लोन दे रखा है। हो गया ना ये रिस्की। उसके ऊपर से बंधन बैंक का सीडी रेशियो सुनिए, ये 96% है। एक्सिस बैंक का सीडी रेशियो सुनिए, ये 94% है। ये दोनों ही काफी हाई है। तो ये सारे बैंक जिनका सीडी रेशियो इतना हाई है, वो अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सीडी रेशियो क्या है? क्रेडिट्स बाय डिपॉजिट्स। तो या तो इन्हें अपने डिपॉजिट्स बढ़ाने पड़ेंगे या फिर इनको लोन कम देना पड़ेगा। देखिए, डिपॉजिट बढ़ाने का कोई आसान तरीका नहीं है, डिपॉजिट बढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। याद है मैंने शुरू में क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू आरबीआई गवर्नर, ऐसे इंडियंस जिन्होंने टिपिकली अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा है, अब धीरे धीरे वो अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर खुद ही बोल रहे हैं कि भाई लोग बैंक से पैसा रखते ही नहीं है। अब देखिए, बैंक्स में पैसा ना रखने के 2 रीजन है, राइट। एक तो है हमारा बढ़ता हुआ मार्केट, राइट। जो भी कोई भी इंसान अगर एक स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, उसने पिछले साल एटलीस्ट 50% का रिटर्न कमाया है, राइट। स्मॉल कैप मिड कैप भूल जाइए, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसने भी 23% का रिटर्न दिया है पिछले साल। ऐसे में कौन भला सेविंग्स अकाउंट के 3.5% इंटरेस्ट में खुश होगा? बताइए। और मार्केट अब इतने टाइम से बढ़ रहा है,
राइट। अब ये मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, उसका नहीं पता, बट एक कॉमन इंसान के हिसाब से सोचिए, जब मार्केट इतनी तेजी से बढ़ता है तो सबका मन करेगा मार्केट में पैसा लगाने का, राइट। तो कौन इंसान अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखेगा? अब देखिए, जो दूसरा बड़ा रीजन है जिससे डिपॉजिट्स को बढ़ाने में बड़ी मुश्किल आती है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, कोविड के बाद जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर्स आए हैं इस देश में, राइट, उससे एक बात तो अच्छी हुई है, वो ये है कि इस देश को पता चला है कि बैंक्स में पैसा रखना मतलब पैसे की बर्बादी है, राइट। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपका इन्फ्लेशन इजीली 10-11% है, राइट। अब ऐसे इन्फ्लेशन में आपने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रख दिया, या फिर उसको छोड़िए, आपने अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख दिया थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए। अब चाहे सेविंग्स अकाउंट में आपको 3.5-4% मिले या फिर फिक्स डिपॉजिट में आपको 7-8% मिले, ये आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा है, यानी इसमें पैसा रखना पैसे को आग लगाने के बराबर है। तो एक कॉमन इंसान के पास एक ही तरीका बचता है कि अगर उसे इन्फ्लेशन को बीट करना है रिटर्न से, राइट, मतलब ऐसा रिटर्न जिसमें पैसा एक्चुअली ग्रो कर सके इन्फ्लेशन को अकाउंट करने के बाद, वो है इक्विटी में इन्वेस्ट करना। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में करे, चाहे वो स्टॉक्स में करे। तो अब बताओ, कौन रखना चाहेगा बैंक से पैसा? माना मैंने इसमें हाई रिस्क है, राइट, लेकिन क्या करें, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जो भी लो रिस्क ऑप्शन है उसमें बेसिकली आपको इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिलता है, तो तो करे क्या? अब देखिए, अगर दूसरी तरफ हम लोन्स की बात करें, हमने डिपॉजिट्स की बात कर ली, अब दूसरी तरफ हम लोन्स की अगर बात करें तो इंडिया में लोन्स यानी क्रेडिट की ग्रोथ काफ़ी फास्ट है, राइट। अगर किसी को घर खरीदने के लिए होम लोन चाहिए, किसी को कार खरीदने के लिए ऑटो लोन चाहिए, किसी को आईफोन खरीदने के लिए नो कॉस्ट EMI चाहिए, या फिर बहुत लोगों को आज पर्सनल लोन की ज़रूरत है, राइट। फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिपॉजिट्स जो आते हैं बैंक में वो 13.5% ईयर ओवर ईयर से बढ़े हैं, लेकिन जो लोन्स जो बैंक दे रहे हैं वो 20.2% से बढ़े हैं। तो डिपॉजिट्स तो बढ़े हैं ईयर ओवर ईयर, लेकिन लोन्स बहुत तेजी से बढ़े हैं, और ये चीज एक चिंता का विषय है RBI गवर्नर के अकॉर्डिंग। उनकी माने अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। अब इसी बात पे है बजट 2024, जिसमें LTCG 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया, STCG 15% से बढ़ा के 20% कर दिया, राइट। सरकार कुछ भी बोले, एक इन्वेस्टर के स्टैंड पॉइंट से देखिए तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि अब इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कम बनेगा। ऐसा बोलते हैं, यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट प्रूफ तो देखिए नहीं है, बट ऐसा बोलते हैं कि वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड इन्होंने जो टैक्स इंक्रीज किया है इन्वेस्टिंग पे, ये इसलिए है क्योंकि इन्हें इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा डिस्करेज करना है, थोड़ा सा ठंडा करना है। क्यों करना है? उसके दो रीजंस हैं। नंबर 1, देखिए, आज बैंक्स के पास पैसा नहीं है या पैसा कम बचा है। जो हमने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखा वो टॉप पे पहुंच रहा है। लोन्स की डिमांड बहुत है पर बैंक्स के पास पैसा नहीं है देने के लिए, राइट। तो शायद टैक्सेस बढ़ाने से लोग शायद थोड़ा मार्केट से दूर रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लेस लुक्रेटिव हो गया है, और शायद वो पैसा अब बैंक्स के पास जाएगा। ऐसा मेरा नहीं, सरकार का सोचना है, राइट। बाय द वे, इसीलिए 2023 में डेट फंड्स में इंडेक्सेशन हटा दिया। क्यों इंडेक्सेशन हटा दिया? क्योंकि 2023 से पहले अगर आपको एक सेफ एसेट में इन्वेस्ट करना था, आप सिंपली डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे, और उसमें 3 साल के बाद आपको LTCG देना पड़ता, वो भी इंडेक्सेशन के साथ, राइट। वहीं पे अगर आप सेम टाइम पे FD फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते तो आपका टैक्स स्लैब रेट पे आपको इनकम टैक्स पड़ जाता। मान लीजिए आप 30% इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 30% FD पे टैक्स देना पड़ता, तो जो 7% आपको FD में मिलता वो मुश्किल से 4% के बराबर, 5% के बराबर रह जाता। इसीलिए जब लोग सारे डेट म्यूचुअल फंड्स लेने लग गए और FD की तरफ जा नहीं रहे थे, अगेन बैंक्स में प्रॉब्लम फील होनी शुरू हो गई थी। इसी को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया, और अब तो डेट म्यूचुअल फंड से LTCG का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है, राइट। कभी भी आप बेचो, आपको सिंपली उसको स्लैब रेट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी आज की डेट में डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। अब दूसरा रीजन सुनिए क्यों गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाना चाहती है इन्वेस्टिंग पे, राइट। देखिए, गवर्नमेंट का मानना है इस वक्त मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो गवर्नमेंट इस टैक्स को एज अ टूल यूज करके इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डिस्करेज या फिर थोड़ा सा ठंडा करना चाहती है, सो दैट मार्केट एक बबल में तब्दील ना हो। अब देखिए, मेरे हिसाब से आप टैक्स बढ़ाएं, कम करें, व्हाटएवर, बट टैक्स बढ़ाने के बाद भी एक कॉमन इंसान के पास इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शन है? अब पहले वो इंसान गवर्नमेंट को अपनी सैलरी पे टैक्स दे, और वो जो बचा हुआ अमाउंट अगर वो अपने बैंक में रखेगा उस पर उसे 7% मिलेगा। अगर वो FD में इन्वेस्ट करता है उस पर उसे 30% टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद भी वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। जहां इन्फ्लेशन 10-12% चल रहा है, वहां 7% पे आप पैसा ग्रो कर लोगे तो वो पैसा आपका डिक्रीज ही हो रहा है ओवरऑल। तो उसके पास ऑप्शन ही क्या बचता है? उसके पास ऑप्शन ही बचता है कि उसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो इन सब से मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से,
पैसा जो आज म्यूचुअल फंड में SIPs के थ्रू फ्लो हो रहा है वो कम नहीं होगा। एनीवेज, आप इसमें अपने थॉट जरूर कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट का बजट है और ये जो RBI गवर्नर बोल रहे हैं बैंक में पैसा नहीं है, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? अब ये भी बताएं कि अगर आपको किसी और टॉपिक में इंटरेस्ट है, आपको फाइनेंस, साइकोलॉजी, व्हाटएवर चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए, हम लोन्स की यहाँ पे बात कर ही ली है हमने, तो अगर आपको नो कॉस्ट EMI का सच जानना है, आपको जानना है कि उसमें कोई हिडन चार्जेस होते हैं कि नहीं, नो कॉस्ट EMI पीछे RBI का क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे काम करती है, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो इस वीडियो को जरूर क्लिक करें। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।